वेलकम टू द चैनल गाइस। नाउ अपन पार्ट 2 देख रहे हैं वेरियस रेगुलेशन एक्ट्स और काउंसिल एक्ट्स, चार्टर एक्ट्स, जो भी अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग इंडियन काउंसिल एक्ट्स। इससे पहले अपन ने रेगुलेशन एक्ट, चार्टर एक्ट डिस्कस किए थे। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट क्यों इन्हें काउंसिल एक्ट्स बोला जाता है। तो लॉज इनेक्टेड रिगार्डिंग फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन इंडिया आर नॉन एज काउंसिल एक्ट्स। जो भी लॉज होंगे, जो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनी है इंडिया में, जो कि 53 में बनी थी, लास्ट एक्ट में बनी थी, वो उनसे रिलेटेड होंगे। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड काउंसिल एक्ट्स। फर्स्ट काउंसिल एक्ट वॉज फाउंड इन 1861. So it provided for representation of Indians in Viceroy's Legislative Council. जो वायसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, और जैसा कि अपन जानते हैं कि जो एक्ट आया था 1858 में, जो उससे क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल जो है उसको डेजिग्नेट कर दिया गया एज अ वायसरॉय। तो दैट इज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल विच है वॉज क्रिएटेड बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, जो 1853 में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, उसमें इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन अब होने लगा था अकॉर्डिंग टू दिस 61 एक्ट। It initiated the process of decentralization by restoring legislative powers of Bombay and Madras provinces. एक प्रोसेस डिसेंट्रलाइजेशन की जो है, बेसिकली जो स्टार्टिंग वाले 73 वाले एक्ट में जो ले ली गई थी बॉम्बे और मद्रास से, वो वापस स्टार्ट हो गई थी डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था बंगाल में 62 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस में 1866 में, एंड पंजाब में 1897 में। ठीक है, ईयर्स याद रखना। इट गेव रिकग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। पोर्टफोलियो सिस्टम बेसिकली वो था कि ऑन द बिहाफ ऑफ एनी ऑफ द, मतलब गवर्नर के बिहाफ पे एक जो भी डिपार्टमेंट का जो हेड होता था, ही कैन टेक द डिसीजंस अकॉर्डिंग टू हिज पोर्टफोलियोज विच आर असाइंड टू हिम। फॉर एग्जाम्पल, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव का पोर्टफोलियो है असाइन, तो ही कैन टेक द डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ वाइसरॉय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इट एम्पावर्ड वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सिचुएशन। ऑर्डिनेंस इशू की पावर मिल गई थी किसे, वाइसरॉय को, विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो वो अपने खुद के एक्ट्स बना सकता था विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट इज काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1892. It increased the number of members in the central legislative council and provincial legislative council. So both in central also and provincial also the numbers of increase हो गए थे members के. Next is budget can be discussed but cannot be voted. बजट जो है वो डिस्कस कर सकती थी काउंसिल्स, बट वो वोट नहीं कर सकती थी। क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे एग्जीक्यूटिव बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड थर्ड पॉइंट इज इट मेड प्रोविजंस फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थ्रू प्रोविंशियल काउंसिल। हाउएवर वर्ड इलेक्शन वाज नॉट मेंशन्ड इन द एक्ट। सो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसी प्रोसेस इंट्रोड्यूस हुई थी जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में थ्रू प्रोविंशियल काउंसिल, एंड वर्ड इलेक्शन वाज नोवेयर यूज्ड। सो ऐसा बोल सकते हैं कि 1892 में इलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर। ठीक है, नेक्स्ट इज काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। लॉर्ड मॉर्ले वॉज सेक्रेटरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड लॉर्ड मिंटो वॉज द वाइसरॉय। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम मिला था, सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका मतलब सीधा से ये होता है कि मुस्लिम से जो रिप्रेजेंट करके एक लीडर खड़ा होगा, उन्हें सिर्फ मुस्लिम ही इलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लॉर्ड मिंटो उस समय से, उसके बाद से उन्हें बोलना चालू हो गए थे कि लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। थर्ड इज सेपरेट रिप्रेजेंटेशन वॉज गिवन टू प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड जमींदार्स। एक और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिली थी किसे, जो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन होती थी, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड जमींदार, जो हाईली क्या उसे बोल सकते हैं कि जो प्रिविलेज लोग थे, जो कि प्रेसिडेंसी ऑफ कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड जमींदार से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंबर कैन नाउ डिस्कस बजट एंड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। जैसे कि पिछले एक्ट में अपन देखा था कि दे वर नॉट अलाउड टू वोट इन द बजट, बट नाउ दे कैन where the point, yes, members can now discuss budget and ask supplementary questions. So तभी भी वो वोट नहीं कर सकते थे, but still now they can ask supplementary questions also. ठीक है, डिस्कस करने के बाद। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेंबरशिप ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम 16 to 60. सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप 16 से 60 कर दी गई थी, बट ऑफिशियल मेजोरिटी वाज मेंटेन्ड। बट जो ऑफिशियली इलेक्टेड होते थे लोग, वो मेंटेन थी। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफिशियल्स मेजोरिटी ही थी,
बट स्टिल नंबर्स इंक्रीज हो गए थे दो, जो कि एक अच्छी बात थी. हाउएवर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वॉज ग्रांटेड इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. बट ये अच्छा हुआ था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो हुआ करते थे उन्हें एक नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी ग्रांट कर दी गई थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. ठीक है. इट प्रोवाइडेड फॉर इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इनटू वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. वॉइसरॉयज का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, दो बॉडी होती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल. तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिल गया था. एंड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ठीक है. तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वॉज द फर्स्ट इंडियन मेंबर टू जॉइन द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेट रिप्रेजेंटेशन वॉज गिवन टू प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ ये अपन. हाँ, तो अलग से रिप्रेजेंटेशन मिली थी किसे? प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, एंड यूनिवर्सिटीज़ को, एंड जमींदार्स को. नेक्स्ट इज नाउ, अभी अपन ने देखे काउंसिल एक्ट्स. नाउ वी आर सीइंग द रिफॉर्म्स एक्ट. कौन कौन से रिफॉर्म्स एक्ट्स हुए थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाने जाते थे, और दे आर बेसिकली फॉर द रिफॉर्मिंग ऑफ गवर्नमेंट. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रिफॉर्म्स एक्ट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. सो डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. It is also known as Montagu-Chelmsford Reform Act. Montagu was the Secretary of India, where Chelmsford was the Viceroy. This act came to force in 1921. It separated central and provincial subjects. So basically जो subjects होते थे, जैसे आज अपन देखते हैं सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, तो those separation of subjects were included. कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स ये होंगे, सेंट्रल सब्जेक्ट्स ये होंगे, सेंट्रल इसी पे लॉ बनाएगा, प्रोविंस इसी पे लॉ बनाएगा. ठीक है. तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड. सो ये एक बेसिक पॉइंट है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को फर्दर डिवाइड किया था रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में. तो रिजर्व सब्जेक्ट्स जो होते थे वो भी दोज वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑफिशियल्स. उन पे सिर्फ ऑफिशियल्स जो गवर्नर जनरल और ये सब हैं वही उन्हें पे लॉ बना सकते थे. बट जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स से वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है. जो भी मिनिस्टर लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल थे वही ट्रांसफर्ड लिस्ट में ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में लॉ बना सकते हैं. दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज डायरकी. सो दिस पर्टिकुलर सिस्टम वेयर, जैसे कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में सिर्फ जो मिनिस्टर्स हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो बना सकते हैं, एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स में सिर्फ ऑफिशियल बना सकते हैं. इस सिस्टम को बोला जाता था डायरकी. Next is it introduced bicameralism, that is two houses in the legislature, upper house council of states and lower house legislative assembly form the central legislature. ठीक है. तो दो हाउस बाइकैमरलिज्म उस समय इंट्रोड्यूस हुआ था 1919 में. नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम. जैसा कि अपन ने देखा था कि प्रीवियस एक्ट में 1892 वाले एक्ट में कि एक इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसी कोई प्रोसेस यूज़ हुई थी, बट 1919 में फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस यूज़ हुए थे, एंड मेजोरिटी मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन. हाउएवर इट ग्रांटेड, पर जो लोग जो सिलेक्ट करते थे लीडर्स को वो एक लिमिटेड फ्रेंचाइजी ही दी गई थी, उनको लिमिटेड नंबर में ही रहते थे. और किस बेसिस पे फ्रेंचाइजी दी जाती थी, कौन वोट करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स जो जमा करता है और एजुकेशन कितने क्वालिफाई है एजुकेशन में. ठीक है. इट रिक्वायर्ड दैट 3 out of 6 मेंबर्स ऑफ अदर देन कमांडर एंड चीफ ऑफ द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी इंडियन. ठीक है. तो 3 out of 6 मेंबर शुड बी इंडियन एक्सेप्टिंग द कमांडर एंड चीफ. कमांडर एंड चीफ तो ब्रिटेन का ही होना चाहिए. ठीक है. कम्युनल इलेक्टोरेट वर एक्सटेंडेड फॉर 6, जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट अपन ने देखा था जो मुस्लिम्स के लिए 1909 मोर्लेमेंट रिफॉर्म्स में आया था. सेम सिख इंडियन और सिख के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस के लिए इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1919 एक्ट. ठीक है. एक नया ऑफिस बनाया गया था, हाई कमिश्नर का फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड इन लंदन, एंड सम ऑफिस फंक्शन जो सेक्रेटरी के जो फंक्शंस थे वो कुछ फंक्शंस हाई कमिश्नर को दिए गए थे. Now next is it provided for the establishment of Public Service Commission, hence Central Public Service Commission was established in 1926. जो Public Service Commission है वो 1926 में इंट्रोड्यूस हो गया था. सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट्स वर सेपरेटेड. दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. जो बजट होते थे पहले, इससे पहले पूरा एक साथ ही बनता था प्रोविंस का और सेंट्रल का, बट नाउ दे आर मेड सेपरेटली. ठीक है. Provided for appointment of the statutory commission after 10 years. एक statutory commission for the review of this particular act, साइमन कमीशन जिसको बोला जाता है, वो 1927, तो 10 years की दी थी टाइम पीरियड, बट वो पहले ही बन गया था. ठीक है. नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935. इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन
कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उस फेडरेशन में कौन कौन होगा? ब्रिटिश इंडिया, जो टेरिटरीज रूल बाय ब्रिटिश जो उस समय होती थी, और जो दूसरे प्रिंसली स्टेट्स जो साथ में आसपास थे, ठीक है, जो प्रिंसेस के द्वारा रूल होते थे। तो ये फेडरेशन दोनों का मिलके बनना था, जो कि कभी फोर्स में नहीं आया, क्योंकि ठीक है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट। पहले 2 लिस्ट हुआ करती थी, अब 3 लिस्ट, जो कि अभी भी अपन फॉलो करते हैं। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सेम यही कॉन्सेप्ट है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड करंट लिस्ट। बट रेसिड्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिड्यूरी पावर, द पावर विच डज नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ दिस 3 लिस्ट। मतलब कोई भी फंक्शन जो इन लिस्ट में सब्जेक्ट में नहीं है डिफाइंड, उस पर लॉ कौन बनाएगा? दिस इज द मीनिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर were given to the viceroy. तो viceroy was allowed to make laws on those particular subjects which are not defined in federal, provincial or concurrent list. ठीक है। It abolished डायरकी in the province. डायरकी जो प्रोविंस में देखी थी अपन ने, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वाली चीज़, वो ख़त्म हो गई थी प्रोविंस में, बट वही चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई थी कहाँ पे? वही चीज़ इंट्रोड्यूस होने का था कहाँ पे? सेंटर में। सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी, बट जो प्रोविंस में थी डायरकी वो अबॉलिश हुई थी, ये याद रखना। उसकी जगह इन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी करी थी कि प्रोविंशियल ही सबसे ऊपर है, ठीक है। प्रोविंस की जो गवर्नमेंट होगी वहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल होगी। ऑल द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर। तो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं कि जो मिनिस्टर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसको? लेजिस्लेचर को, ठीक है। तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस हो गई थी 1937 में, ठीक है। फर्स्ट इलेक्शन भी 1937 में हुए थे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। नेक्स्ट पॉइंट इज डायरकी वॉज अडॉप्टेड एट सेंटर। जैसे कि देखा अपन ने कि दैट प्रोविंस से हटा के उसे सेंटर में कर दिया था। एज द फेडरेशन नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस, डायरकी ऑफ द सेंटर ऑल्सो रिमेन नॉट। तो फेडरेशन बना ही नहीं तो डायरकी भी मतलब इन्फोर्समेंट में आई नहीं हो, ठीक है। इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस। 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस में प्रोविंस की असेंबली में बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन एंड लेबर्स। एक और से सेपरेट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट वुमेन और लेबर के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था। इट अबॉलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, एनलार्ज द फ्रेंचाइजी। एक बॉडी एस्टेब्लिश हुई थी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि 1858 में हुई थी, उसको अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। बेसिकली ये बॉडी जो होती थी वो सेक्रेटरी को असिस्ट करती थी, एडवाइस करती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ठीक है। उसे अबॉलिश कर दिया गया था। इट एनलार्ज द फ्रेंचाइजी बढ़ गई थी, लोग ज़्यादा वोट कर सकते थे, ज़्यादा लोग वोट कर सकते थे। और प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेपरेट पब्लिक सर्विसेज फॉर फेडरेशन एंड प्रोविंस एंड फेडरल कोर्ट। सो फेडरल कोर्ट, separate provisions for public services for the states, and Reserve Bank of India were introduced. Last and very important act, that is Indian Independence Act of 1947. It provided for the two dominant status, India and Pakistan. As you all know, the boundaries between the two dominant states were to be determined by the Sir Cyril Ratcliffe, ठीक है। तो बाउंड्री कमीशन का नाम क्या था? रेडक्लिफ कमीशन, जैसे बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो वो इट वाज बेस्ड ऑन द कमीशन नेम्ड हेडेड बाय सर कायरल रेडक्लिफ। थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल एंड सेपरेट बाउंड्री कमीशंस टू डिमार्केट द बाउंड्रीज बिटवीन देम, ठीक है। पंजाब और बंगाल का पार्टीशन होना था। पाकिस्तान वाज टू कंप्राइज द वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, टेरिटरीज ऑफ सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिलेट, द डिविजन्स ऑफ असम, भावलपुर, खीरापुर, बलूचिस्तान एंड 8 अदर प्रिंसली स्टेट्स ऑफ बलूचिस्तान, ठीक है। द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द प्रिंसली स्टेट सीज्ड एंड दे वर फ्री टू जॉइन ईदर। तो प्रिंसली स्टेट्स के बाद ऑप्शन था कि दे कैन ईदर जॉइन इंडिया, पाकिस्तान, और दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। बोथ द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर टू हैव गवर्नर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग। The act also provided for a common governor general, both of them agree. तो एक्ट में ये प्रोविज़न भी था कि या तो आप अपना अपना अलग अलग गवर्नर जनरल चुनो, ठीक है, जो कि ब्रिटिश किंग के द्वारा अपॉइंटेड हो। और नेक्स्ट इज एक और ऑप्शन ये था कि गवर्नर जनरल आप सेम भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इंडिया ने तो लॉर्ड माउंटबेटन को चुना था और ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान चूज़ मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ बोथ द स्टेट्स वर फ्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कि रिस्पॉन्सिबल थी अपने अपने स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग टिल द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, बोथ ऑफ देम वुड बी गवर्नड इन अकॉर्डेंस टू द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 9। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता दे कैन
use Government Act of 1935 for the governance in their own respective dominion. ठीक है. Next is any modification or omission could be done by the Governor General. Governor General कुछ भी modification इसमें कर सकता है. British government would not continue any control or any domain. British government का कोई control नहीं होगा. ठीक है. The Governor General was invested with adequate powers until March 1948 to issue orders for effective implementation of the provisions of the Indian Independence Act 1947. ठीक. गवर्नर जनरल के पास ये पावर थी. दो सिविल सर्वेंट्स हु हैड बीन अपॉइंटेड बिफोर द August 15, 1947 विल कंटिन्यू इन सर्विस विद द सेम प्रिविलेजेस. ठीक है. तो उनका प्रिविलेजेस डाउन नहीं करे जाने थे जो ब्रिटिश के टाइम